बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच में अलायंस हो गया है तमिलनाडु विधानसभा 2026 के लिए। एआईएडीएमके जो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है, अब वापस बीजेपी के साथ जुड़ गई है और एनडीए में वापसी की है। इसका मतलब ये है कि के अन्नामलाई, जो कि एक मिशन पर काम कर रहे थे, बीजेपी को अपने दम पर तमिलनाडु में स्टैब्लिश करना चाहते थे, कुछ हद तक कामयाब भी हुए। आपको याद होगा 2024 में 11% तक अपना और बीजेपी का जो अकेले दम पर मत प्रतिशत था वो लेके भी गए। हालांकि वो सीट कोई नहीं जीत पाए, लेकिन 11% वोट लाना तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, खास करके अन्नामलाई ने जिस तरह से मेहनत की थी। तो अब जब एआईएडीएमके एनडीए में वापस आया है, अमित शाह ने खुद अनाउंस किया है आज चेन्नई में कि बीजेपी और एआईएडीएमके ईपीएस के नेतृत्व में तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और डीएमके को सत्ता से हटाएंगे। तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, इसका साफ मतलब है कि ईपीएस ही अगर सत्ता में आते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री ईपीएस होंगे। और बीजेपी के जो भी जो सीटों का जो तालमेल होगा, कितनी सीट पर बीजेपी लड़ेगी, कितनी पर एआईएडीएमके, और जो छोटे मोटे दल हैं पीएम के, वो सब बाद में उनकी बातें बाद में होंगी। आज सिर्फ एनडीए में वापसी का ऐलान हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक तरह से जो लंबी दूरी के लिए, जो छलांग, लंबी छलांग के लिए छोटी छलांग पहले जरूरी है, या उस तरह से कहें कि एआईएडीएमके से जो गठबंधन हुआ है, उसकी एक जो बड़ी कंडीशन थी कि के अन्नामलाई को बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह की तनातनी के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के लीडर्स में रही है पिछले 1.5-2 सालों में, वो संभव नहीं था कि के अन्नामलाई के रहते हुए एआईएडीएमके वापस एनडीए में आए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो तात्कालिक जो लाभ है उसके लिए, जो लंबी दूरी का जो उनका टारगेट था, जो बीजेपी को स्टैब्लिश करना था तमिलनाडु में, उसके लिए कुछ अपने कदम वापस खींचे हैं। और जो नया बीजेपी प्रेसिडेंट भी उन्होंने चुन लिया है, और उन्होंने जो अपने एक एमएलए हैं जो एआईएडीएमके से बीजेपी में आए हुए हैं और अब बीजेपी से एमएलए हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। उनका नाम है नयनर नागेंद्रम। वो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो के अन्नामलाई की जगह लेंगे। तो क्योंकि उनका बैकग्राउंड खुद एआईएडीएमके से आए हुए हैं, तो शायद एक तरह से कोऑर्डिनेशन में आसानी रहेगी दोनों पार्टियों को, क्योंकि जो अन्नामलाई था उनका जो एक मिशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में लाना है, वो इस चुनाव में होता नहीं दिख रहा था। और जो बीजेपी और जो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का जो तत्कालिक जो एक टारगेट है छोटे, वो सिर्फ डीएमके को सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज की स्थिति में ना तो एआईएडीएमके इस स्थिति में है कि अपने दम पर लड़कर डीएमके को परास्त कर सके, और ना ही बीजेपी और कोई और पार्टी इस स्थिति में है तमिलनाडु में कि जो डीएमके की सरकार को हटाया जाए। तो इस तरह उन्होंने दोनों ने ही सोचा कि भलाई इसी में है कि डीएमके को अगर चुनौती भी देनी है तो साथ आना होगा, और साथ आने के लिए कुछ शर्तें थी, कुछ अन्ना द्रमुक ने छोड़ी, कुछ बीजेपी ने। और जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी की तरफ से जो सबसे, और जो एआईएडीएमके की तरफ से जो बड़ी कंडीशन थी, वो कि अन्नामलाई का बलिदान कह सकते हैं, सेक्रीफाइस कह सकते हैं, त्याग कह सकते हैं, जो भी कहे। लेकिन अब इसको अन्नामलाई कैसे लेते हैं या बीजेपी कैडर कैसे लेता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि अन्नामलाई बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं और उनकी जगह नयनर, उनका नाम है नयनर नागेंद्रम, वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और अब उनकी जिम्मेवारी होगी कि जो आगे सीटों का तालमेल होगा एआईएडीएमके से, और कैसे चुनाव की रणनीति, कैसे जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ कैसे तालमेल बिठाकर जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि डीएमके को सत्ता से हटाना है, उसको हासिल किया जाए। तो अन्नामलाई के लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि अन्नामलाई ने इतनी मेहनत की है, अब उनको ये आज की स्थिति में कह नहीं सकते कि रिवार्ड क्या मिलने वाला है। ये उनके लिए डिमोशन है कि प्रमोशन होगा, उनको सेंटर में बुलाया जाएगा, कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा सेंटर में, या राज्यसभा भेजा जाएगा,
या फिर स्टेट में ही रखा जाएगा, क्योंकि जो अन्नामलाई है वो क्राउड पुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। अपने दम पर उन्होंने बीजेपी का वोट परसेंट 11% तक ले गए हैं 2024 लोकसभा में, लेकिन भले ही सीट नहीं जीत पाए हो, लेकिन 11% वोट लाना एक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। बीजेपी अपने दम पर पहले ऐसा कभी नहीं कर पाई है। तो अभी पीछे दिनों शायद 25 या 24 मार्च को अन्नामलाई होम मिनिस्टर से मिले भी थे, तो शायद उनको ये मैसेज कन्वे किया गया था। उसके बाद ही अन्नामलाई ने कहा था कि मैं सेकंड टर्म के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, तो उनको पहले बता दिया गया था और उसकी जगह ही अभी नैना नागेंद्रम बीजेपी प्रेसिडेंट बने हैं। और अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये सोच लिया है कि अपने दम पर तो करना ही है, पहले वो तब होगा जब डीएमके को सत्ता से हटाएंगे, और डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए एआईडीएमके और बीजेपी का अलायंस होना जरूरी है। और आज उसकी फॉर्मल घोषणा हो चुकी है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके लिए अभी समय है, लेकिन बीजेपी और एआईडीएमके का वापस एनडीए में एनडीए के साथ गठबंधन करना है एआईडीएमके का, और साथ चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि अभी उनको समय मिल गया है। और छोटी छोटी जो और पार्टियां तमिलनाडु में जैसे पीएमके हैं, दूसरी छोटी पार्टियां, उन सब के साथ कैसे तालमेल करना है, इसके लिए उनको बहुत समय मिल गया है। तो देखते हैं आगे इसका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा। लेकिन आज की स्थिति में तो कम से कम अगर एआईडीएमके और बीजेपी साथ आकर लड़ रहे हैं तो कम से कम चुनौती जरूर दे पाएंगे। अगर अलग अलग लड़े होते तो मुझे ऐसा लगता था कि डीएमके के लिए कोई चुनौती नहीं थी तमिलनाडु में। अभी भी इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब बीजेपी, एआईडीएमके और कुछ छोटे दल मिलकर डीएमके को चुनौती जरूर दे सकते हैं। याद रखिए, डीएमके के जो सरकार है वो एक अलोकप्रिय होती जा रही है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लोगों में नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी को भुनाने के लिए एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होनी जरूरी थी। और उसके लिए अगर बीजेपी और एआईडीएमके अलग अलग लड़ते तो दोनों उसी तरह का रिजल्ट देखते जैसा लोकसभा में हुआ, अलग लड़के दोनों ने एक दूसरे के वोट काटे, डीएमके फिर जीत गई। तो ये समझदारी वाला फैसला है, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और जो स्टेट प्रेसिडेंट रहे के अन्नामलाई को भुगतना पड़ा। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा हो, जैसा मैंने कहा सेंटर में ले जा सकते हैं, राज्यसभा भेजे, या हो सकता है कि स्टेट में ही रहकर पार्टी को मजबूत करे, सेंटर में करे। अन्नामलाई ने साफ साफ बता दिया गया है कि उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीजेपी एआईडीएमके के साथ जा रहे हैं। हालांकि उनका जो मकसद था वो अलग था, लेकिन वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और बीजेपी जहां जहां उनको यूज करेगी वहां वहां हो जाएंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये बात सुनी जरूर, लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने के अन्नामलाई का सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान ले लिया, त्याग करवा लिया उनसे, जो भी कहे। लेकिन ये जो लंबा जो गेन है उसके लिए छोटी बलिदान की आवश्यकता जरूर थी। ऐसा लगता है अगर अन्नामलाई को नहीं हटाया गया होता तो एआईडीएमके बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ये अन्नामलाई को हटाकर सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें। अगर आपको लगता है कि अन्नामलाई डिजर्व कुछ बेटर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट लेवल पे, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।